हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। टॉप 20 क्वेश्चंस आज फ्रेंड्स जो करने वाले हैं, और बेसिकली ये बाल विकास पर आधारित क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं फ्रेंड्स, वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, इनको आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चंस मिले, तो आपको उस समय आपको ज़्यादा टाइम उनमें वेस्ट नहीं करना है और उस क्वेश्चंस को आपको जल्दी ही अटेम्प्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, जिससे आपका टाइम जो होगा काफ़ी बच सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है भारत से, इंडिया से जो मतलब इन्होंने बोला है कि जो भारत में बुद्धि परीक्षणों का विकास हुआ है वो किस सन में हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 1922। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1922 में जो भारत में परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1922 में। इस परीक्षण को बुद्धि परीक्षण कहते हैं। प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया इसको बोलते हैं बिन्ने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्या बोलते हैं इसको? बिन्ने या बिने, जो भी अपन बोल सकते हैं, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसका पूरा नाम है स्केल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है बिन्ने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। जो ये परीक्षण हुआ था ये होता लाहौर विश्वविद्यालय में 1922 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, लाहौर विश्वविद्यालय 1922 में। अब जैसा कि लाहौर कहाँ पे, पाकिस्तान में, लेकिन उस समय तो भारत में ही था, ठीक है। तो बंटवारा तो बाद में हुआ है। और यह जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था C.H. राइस के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण को आपको विशेषकर याद रखना है और ये क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत से रिलेटेड है। और ये जो परीक्षण है यह भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। शाब्दिक मतलब जिसमें पढ़े लिखे लोग ही शामिल होंगे, ठीक है। पढ़े लिखे लोग शाब्दिक परीक्षण में क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो शाब्दिक परीक्षण का मतलब होता है कि इसमें शिक्षित लोग ही आते हैं, ठीक है। अशाब्दिक परीक्षण में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही आ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस क्वेश्चन से। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ आ सकती है, ठीक है। C.H. राइस आ सकता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आ सकता है, कहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय था, वो लाहौर है, प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण है, ये किससे रिलेटेड है, बिन्ने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल से रिलेटेड है, और 1922। मतलब एक क्वेश्चन से हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा के आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी आपका जो मतलब क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इस परीक्षण का वर्तमान संशोधन प्रकाशित किया गया। अब जो स्टैनफोर्ड जो है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है स्टैनफोर्ड। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, स्टैनफोर्ड पर आधारित है। स्टैनफोर्ड क्या है? स्टैनफोर्ड है कि यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जो टर्मेन इनको अपन लिख देते हैं, टर्मेन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया कि जो बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसका संशोधन किया था। और जो संशोधन था वो कैसा था? सफल संशोधन था, ठीक है। तो इनको इसी पर आधारित इनका नाम पड़ा बिन्ने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये बुद्धि परीक्षण किसके लिए था? पढ़े लिखे बालकों के लिए था और शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप हमेशा एक ही बात याद रखिए कि जब भी शाब्दिक वर्ड आ जाए, शाब्दिक परीक्षण, तो ये शाब्दिक जब भी आप सुनो तो ये बुद्धि परीक्षण से आधारित रहेगा।
बुद्धि मतलब पढ़े लिखों से ही आधारित रहने वाला है। ये बात आप ध्यान रख, मतलब इसको ध्यान रखिए, आप इसको आप माइंड में एक सेटअप बना लीजिए कि शाब्दिक परीक्षण हमने जब भी बोला तो पढ़े लिखे लोग ही आएंगे, और अशाब्दिक बोला तो पढ़े लिखे और प्लस अनपढ़ भी आ जाएंगे, मतलब 2 कैटेगरी आ सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अब स्टैनफोर्ड जो ये तो अभी संशोधन हुआ है, लेकिन जो बिने परीक्षण था वो क्या था? बिने परीक्षण जो होता है, एक बिने ने साइमन, मतलब बिने और साइमन मिलकर बुद्धि परीक्षण दिया। ये केवल क्या था? फ्रांस के बालकों के लिए था, ठीक है, और ये शाब्दिक भी था, ठीक है। इसमें क्या होता है? मानसिक से जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु से हमें जो योग्यता क्षमता की जानकारी मस्तिष्क से मिलती है, ठीक है, जो अपन बुद्धिमापन का एक सफल परीक्षण माना जाता है, ठीक है। सीधी सी बात आप ये याद रखिए कि जैसे हमने पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनका हमें परीक्षण करना है, ठीक है, उनका हमें क्या करना है? मानसिक हमें पहचानना है कि ये मानसिक टैलेंटेड है कि नहीं है। कैसे पहचानोगे कि यार इसकी मतलब, तो अपन क्या करेंगे? एक परीक्षण कराएंगे, ठीक है, बच्चों को बिठा देंगे, बच्चों को बिठाला, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन बैठते हैं? शाब्दिक लोग ही बैठते हैं, शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे, ठीक है। उनका अपन ने क्या लिए? एक एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा नंबर आए या जो ज़्यादा मतलब जो पास हो गया वो मतलब इस परीक्षण में पास हो जाएगा, जो फेल हो गया वो इस परीक्षण में फेल हो जाएगा। लेकिन अपन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें अलग चीज़ होती है, उसमें ये रहता है कि आपको उन सीटों पर बैठना है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कम मार्क्स भी आ गए, अगर आपकी ज़्यादा नंबर है, जैसे मान के चलो 100 नंबर का पेपर हुआ, अगर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए किसी के 51 आए तो भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है, यहाँ पर आपको ये होता है कि क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। जैसे पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा मतलब जनरल का कट ऑफ 90 नंबर और अदर्स का कट ऑफ 75। अगर इससे ऊपर आते हैं तो आप पास माने जाओगे, अगर इससे नीचे आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। तो ये इसी पर आधारित है जो पात्रता परीक्षा है। लेकिन अगर आपके 90 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको और नंबर लाने पड़ेंगे यदि आपको सिलेक्शन लाने हैं। या फिर ऐसा हो कि 90 नंबर पे पहुंचने वाले आप ही व्यक्ति हो, आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो उस नंबर पे पहुंचे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस परीक्षण का मतलब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास की निम्नलिखित मूल अवस्थाएं हैं। भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। पहला होता है क्रंदन, ठीक है, दूसरा होता है बल बनाना, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 मूल अवस्थाएं होती हैं। वो सबसे पहले आपको याद रखना है। एक होती है क्रंदन, एक होती है बल बनाना, एक होती है एकल शब्दों का उच्चारण, चौथी होती है टेलीग्राफिक भाषा, पांचवी होती है सामान्य भाषा। ये 4 भाषाएं मूल अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्रंदन के बारे में समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है 6 माह में होता है तो स्वरों का निकलना, जैसे आ उ, ऐसे स्वर आ उ ई, मतलब ऐसे शब्द अगर उसके बच्चे के मुंह से निकलना है तो इसको बोलते हैं क्रंदन, ठीक है, इसको बोलते हैं कूइंग, ठीक है। बल बनाना मतलब जैसे बच्चे 6 माह का हो जाता है तो वो व्यंजन, अभी सबसे पहले स्वर बोल रहा था, व्यंजन बोलने लगा। फिर इसके बाद बच्चा और बड़ा हुआ, मान के चलो 12 माह का हो गया तो एकल शब्दों का उच्चारण करने लगा, माँ, पा, पानी, मम, तो इस टाइप की चीज़ें बोलने लगा। तो ये एकल शब्दों का उच्चारण करने लगा। फिर इसके बाद जब बच्चा और बड़ा हुआ, 1.5-2 साल का या 2.5 साल का हो गया, तो इसके बीच में 2 से अधिक शब्दों का उच्चारण करने लगा। पानी ला, इस टाइप से बोलने लगा, पानी ला, खाना खा, इस टाइप से बड़े होने लगा। फिर उसके बाद जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो नॉर्मल लैंग्वेज मतलब सामान्य भाषा का इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। भले ही वो भाषा टूटी फूटी रहती है लेकिन भाषा वो बोलने लगता है। तो ये आपकी 5 अवस्था होती है भाषा विकास की, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका IMP क्वेश्चन में शामिल हो जाता है, ठीक है। IMP क्वेश्चन ये मतलब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक जो लिखी है उसके जो राइटर हैं वो हैं गोलमैन। आपको बस इतना सा ही याद रखना है कि जो इन बुक्स, ये भी एक तरह से मतलब जो बुक पुस्तक लिखी है ये भी मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है गोलमैन,
ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ेंगे, जैसे किसी साइंटिस्ट ने आपको परिभाषा दी है या सन बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर किसी पुस्तक का नाम है, तो ये क्वेश्चंस आप फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप नोट्स में लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद बनी रहेगी, अदरवाइज आप भूल सकते हो। इन क्वेश्चन से बचने का उपाय कुछ भी नहीं है, इनको समझ नहीं सकते, इनको बस ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इनको आपको देख के जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर 30 में से अगर ऐसे क्वेश्चन 5-6 आते हैं तो हो सकता है कि आप छोड़ भी सकते हो, और हो सकता है कि आप जो तुक्के लगाओ तो हो सकता है 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं या 2 क्वेश्चन सही होते हैं, या हो सकता है 5 गलत हो जाए या 5 सही हो जाए। तो कोई भी मतलब आप इस हो सकता है कि अगर आप पे मतलब साइकोलॉजी में आप अगर ज़्यादा मतलब आपकी मतलब इंटरेस्ट आ गया हो और आप पे ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हो, तो आप साइकोलॉजी और प्लस इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए बच्चे के घर के सामने आता है। बच्चा उससे गुब्बारा लेना चाहता है, परंतु उसकी माँ उसे गुब्बारे लेने के लिए मना करती है तथा उसे गुब्बारा लेने से वंचित कर देती है। गुब्बारा ना पाने से बच्चे में उत्पन्न मानसिक स्थिति को मनोवैज्ञानिक की भाषा में क्या कहा जाएगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रेंड्स क्या हो सकता है। अगर बच्चा गुब्बारा चाहता है और उसकी माँ या कोई मतलब पिता अगर मना कर देता है कि आप गुब्बारा ना लो, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, कौन सी भावना आ जाएगी? ठीक है, तो उसके अंदर आ जाएगी कुंठा वाली भावना पैदा हो जाएगी। उस बच्चे के अंदर कौन सी भावना आ जाएगी? कुंठा जैसी भावना पैदा हो सकती है। अब कुंठा होता क्या है, इसका मतलब है एक हिंदी का वर्ड है, कठिन वर्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यह है वह चीज़ होती है कि यह अपने प्रति उत्पन्न होने वाला विकार है, अपने प्रति क्या होना उत्पन्न होने वाला प्रकार है। ये एक तरह से घृणा जैसा हो सकता है, ठीक है, घृणा होने लगती है। लेकिन घृणा और कुंठा में अंतर इतना सा है कि घृणा जो होती है वो दूसरों के प्रति होती है, जैसे अपन को दूसरों के प्रति हो सकती है, और कुंठा मतलब अपने प्रति। लेकिन कुंठा का सबसे मतलब खतरनाक उदाहरण ये होता है कि मतलब हम उस चीज़ को लेने में सक्षम नहीं है, मतलब अंदर घुटन होने लगती है, घुटन बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है घुटन। तो जैसे आज जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, तो ये कुंठाई वाली भावना उनके अंदर आ गई है। कुंठा से क्या व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, बहुत सारी विकार, एक तरह का बहुत कठिन विकार होता है। तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, कुंठा ही कहते हैं। तो कुंठा अगर व्यक्ति के अंदर जितने जल्दी हटा सकता है व्यक्ति, तो उतना ही ज़्यादा वो विकास कर सकता है। कुंठा व्यक्ति को क्या कर दिए, उसका विकास रोक देती है। तो 2 चीज़ें होती हैं, कुंठा और घृणा। घृणा दूसरों के प्रति होती है, कुंठा अपने प्रति होती है, ठीक है। अपने प्रति अगर कुंठा होने लगी तो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 6th क्वेश्चन है, निम्न से एक समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अब समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नंबर 1 है प्रयासों की संख्या बढ़ाना, मतलब ऑप्शन 1। समायोजन विधियां की दूसरी विधि है समझौतावादी उपाय अपनाना, है ना, सेकंड। फर्स्ट है, सेकंड है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ठीक है। 4 है समर्पण कर देना, मतलब तीसरी कौन सी है, समर्पण मतलब उसके प्रति समर्पित हो जाना, ठीक है। समर्पण की भावना जागृत है। समर्पण ऐसा नहीं कि झुक जाना, समर्पण मतलब उसके प्रति समर्पित हो जाना, ये 3rd। और चौथे नंबर की है सही चुनाव करना, ये पहले नंबर की है, ये 2nd नंबर की है। अब इसमें से प्रत्यक्ष नहीं पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 याद रखना है, प्रयासों की संख्या बढ़ाना, समझौतावादी उपाय अपनाना, तीसरी क्या है समर्पण मतलब समर्पित हो जाना, और चौथी क्या है सही चुनाव का निर्णय कर लेना, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं, उनमें से 4 कौन सी, ये इस तरीके से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर प्रतिक्रिया निर्माण। 7th क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि
किशोरावस्था वो अवस्था कहलाती है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, इसमें वर्ष चेंज भी हो सकते हैं, कई लोग 13 बोलते हैं, कई लोग 14 बोलते हैं, कई लोग 17 बोलते हैं, कई लोग 16 बोलते हैं, तो उसमें अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अप्रॉक्स याद रखना है 12 से 18। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उसकी उम्र, आयु। इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान हो जाता है, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। देखो सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन ये तो होते ही है, सीधी सी बात है कि जो बुद्धि जो बढ़ती है 16 साल या 18 साल में, इसी उम्र में आपकी 100% बुद्धि का विकास भी हो जाता है और 100% आपकी आयु बढ़ती है इसी उम्र में 18 वर्ष तक। बालक वीर पूजा करता है, जैसे कि वीर पूजा का मतलब ये होता है कि जैसे भगत सिंह जैसे जो आइडल पुरुष हैं या जो भी आप जिसको ज़्यादा मानते हो उनके प्रति अपन क्या हो जाते हैं, उनके प्रति अपना झुकाव हो जाता है, मतलब अपन उनके बारे में वीर कथाएं पढ़ने लगते हैं, जैसे शिवाजी हो गए। ठीक है, जो भी अपने वीर पुरुष हैं जिनको अपन आइडल मानते हैं कि यार ये हमारा आइडल है, ये हमारी आइडल है। ठीक है, या जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इनकी अपन पढ़ने लगते हैं इनके बारे में कि यार इन्होंने कैसे मतलब संघर्ष किया। जब अपन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो अपन कभी कभी अपने अंदर मतलब एक तरह की भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तो इसी को कहते हैं वीर पूजा। भाव प्रधान हो जाता है, ये भी एक मतलब बालक भाव प्रधान हो जाता है। लेकिन जीवन किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है, तो ये तो होती ही है, लेकिन कठिन काल क्यों हो जाता है, इसका कारण है ये बालक अपने पर नियंत्रित नहीं रख पाता है, ये है इसका कारण। ठीक है, कठिन अगर बोला ये तो अवस्थाएं होती ही हैं, मतलब शारीरिक परिवर्तन हो गई, भाव प्रधान होगा क्योंकि भावनाएं भी आ जाती हैं, बालक वीर पूजा करता है ये भी भाव आ जाती है। लेकिन कठिन होने का मतलब क्या है, अगर ये कठिन पूछा है तो इसका संबंध इससे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ता है। आंसर पूरी सही है अगर आप किशोरावस्था की अवस्था पूछते, लेकिन उसमें कठिन काल क्यों बोला, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है अपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, आदत निर्माण के नियम नहीं है। अब आदत निर्माण के नियम क्या होते हैं? आदत निर्माण के नियम होते हैं, पहला नियम होता है संकल्प की दृढ़ता। ठीक है, दूसरा होता है क्रियाशीलता, तीसरा होता है संलग्नता और चौथा होता है अभ्यास। तीसरा क्या होता है? संलग्नता, ये होता है तीसरा। पहला होता है संकल्प की दृढ़ता, दूसरा होता है क्रियाशीलता, तीसरा होता है संलग्नता, चौथा होता है अभ्यास। मतलब आदत अगर किसी व्यक्ति को आपको डालना है तो सबसे पहले संकल्प की दृढ़ता, मतलब संकल्प ले लो कि यार हमें ये काम करना है। दूसरा है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता मतलब आप कोई ना मतलब अगर आपको आदत किसी चीज़ डालना है तो आप पढ़ना मतलब जैसे आपको कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में मतलब आदत नहीं होती कि यार पढ़ने में बोरिंग फील है, तो उसकी क्रियाशीलता डाल दो, मतलब उसको क्रिया करने लगो उसके प्रति। ठीक है, मतलब पढ़ने की कोशिश करने लगो। तीसरा चीज़ होता है संलग्न, मतलब उस चीज़ में अपना लगन, मतलब पूरी तरह से उसी में दिमाग लगाओ आप, अपने पूरा आप कंसंट्रेशन उसी में झोंक दो कि यार अब तो हमें पढ़ना ही है, ऐसा तो आपको कहीं थोड़ा सा मन होगा पढ़ने का, आप एक दिन पहला पेज पढ़ोगे। चौथा है अभ्यास, बार बार अभ्यास करो तो आपको आदत लग सकती है। ठीक है, करत जगह मतलब आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप हो सकता है आप उसमें संलग्न हो, उसमें आप आदत में निर्माण हो जाओ। लेकिन पुरस्कार दंड इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर पुरस्कार आता तो हो सकता था कि पुरस्कार अगर हम जैसे मतलब पुरस्कार एक तरह से उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता आदत लाने का। ठीक है, हो सकता है कभी कभी पुरस्कार भी एक आदत के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दंड, मतलब पुरस्कार दंड जो है वो आदत का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, संवेदी पेशी अवस्था होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। अब इसमें समझते हैं संवेदी पेशी अवस्था होती क्या है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष, 7 से 9 वर्ष तक और 15 से 21 वर्ष तक। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपके पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले ये कहाँ आती है, किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये करती है जीन पियाजे के सिद्धांत पर। ठीक है, अब ये जुड़ी किससे हुई है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़ी हुई है, विकासात्मक सिद्धांत से जुड़ी हुई है, अवस्था के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तो संज्ञानात्मक विकास के जो मुख्य चरण है उसमें पहली अवस्था होती है यही वाली, जिसको
बच्चा गामक क्रियाएं, गामक क्रियाएं बोलते हैं इसके लिए। संवेदी मतलब इंद्रिय गतिक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदात्मक अवगामक अवस्था भी बोलते हैं, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। सीधी सी बात है, जब भी ये तीनों चीज़ें आ जाएं आपके ऑप्शन में तो आपको क्या करना है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, गामक क्रिया करता है, मतलब शरीर को हिलाना शुरू करता है, शरीर को डोलना शुरू करता है, इस टाइप की चीज़ें करता है। तो ये रहती हैं जन्म से 2 वर्ष तक। ये कब तक रहती हैं, जन्म से 2 वर्ष तक रहती हैं। ये क्रियाएं क्या होती हैं, जन्मजात और अर्जित होती हैं। मतलब कोई आपको हिलाना या आपको हाथ जो मतलब हिलाना कोई सिखाता नहीं है, आप ऑटोमेटिक जन्मजात होती हैं। ठीक है, तो ये क्रियाएं, इसको एक और नाम बोलते हैं शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, मस्तिष्क से कनेक्टेड होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्कीमा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया स्कीमा क्वेश्चन, जो शरीर से जो क्रियाएं हम करते हैं, ठीक है, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ से हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये किस पे आधारित है, जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। ये तो हो गए जीन पियाजे के सिद्धांत। अब इसमें जीन पियाजे के जो इन्हें सिद्धांत दिया उसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है यही वाला, इसको बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था बोलते हैं। ये रहती है जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें क्या होता है, इसको गामक क्रिया भी कहते हैं, गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय गतिक अवस्था भी कहते हैं। इसके नाम है। ठीक है, जब बच्चा शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। इसी को स्कीमा दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका संबंध इन सब चीज़ों से होता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझ सकता है। अगर एक अध्यापक है किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझ सकता है, कैसे समझ सकता है? अगर एक जो अध्यापक है वो उसको अगर किसी को समझना है तो कैसे समझेगा? आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर, भाषा और व्यक्तित्व के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति को आपको समझना है तो उसकी भाषा कैसी है, भाषा किस तरीके की, अगर वो अच्छा बोलता है, जैसे एक समूह में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो शिक्षक समझ जाएगा ये किस तरीके के लोग हैं। अगर एक अच्छी भाषा का मतलब वार्तालाप करते हैं तो शिक्षक वहाँ भी समझ सकता है। और अभिव्यक्ति मतलब वो किस तरीके से बात कर सकता है, मतलब उसकी मतलब कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, बात तो हर तरीके के लोग करते हैं। जैसे आप कई लोगों के पीछे बैठे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यार किस तरीके की ये इसकी सोच है। तो अभिव्यक्ति वहीं से सोच से आती है अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति और भाषा आपको बता सकती है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं पिछड़े बालक आते हैं, ठीक है, विकलांग बालक आते हैं, मंदबुद्धि बालक आते हैं, ये तो आते हैं। इसके अलावा और कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में अब आते हैं प्रतिभा। जो आपको लग रहा होगा कि प्रतिभाशाली कहाँ से आ गया, तो प्रतिभाशाली भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले। नेक्स्ट है सृजनशील भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े तो हो गया, वंचित हो गया, और विशेष योग्य बालक भी इसमें विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। विशेष बालक
ठीक है। इतने टाइप के बालक आपके कहाँ आते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, सबसे पहले आपका एक डाउट आ गया होगा, प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड बच्चे इसमें कैसे आ गए। टैलेंटेड बच्चे इसलिए इसमें आ गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मतलब वो क्या करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे वो कहलाते हैं। जैसे हमने आपको 6th क्लास का, जैसे आपने ऋतिक रोशन की पिक्चर देखी होगी, तो उसमें वो जादू वाली पिक्चर है जिसमें वो एलियंस आता है, तो वो उसका आईक्यू जो प्रतिभाशाली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कृष्ण देखी होगी, उसके बाद दूसरा पार्ट आया उसका। तो विशिष्ट बालक वो बालक कहलाते हैं जो, जैसे हमने 6th क्लास में किसी बच्चे को प्रवेश दिया है और वो 7th क्लास का पढ़ने लगे, तो वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। सृजनशील बालक बच्चे वो कहलाते हैं कि जो आप पढ़ा कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। मतलब जैसे कि मान के चलो, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा, कहीं भी सुना होगा कि यार 12th वाला बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ बना ली जो मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब उसने रोबोट बना लिया या ड्रोन बना लिया। तो यार जब बहुत सारे इंजीनियर्स रहते हैं वो नहीं बना पाते, तो 12th क्लास के वाले सृजनशील मतलब क्रिएटिव रहा, क्रिएटिव मतलब उसने कहीं से सीख साख के नई चीज़ बना डाली, तो ये भी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ये मतलब नॉर्मल बालक की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी। अब मंदबुद्धि के जो बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक हैं, और पिछड़े बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक हैं। तो लंबे बालक जो होते हैं वो नहीं है। लंबे मतलब आपने, अब लंबा बच्चा आपकी क्लास में बैठा है तो नॉर्मल, तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया। अब ये क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको बोल सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है ये दिया था BF स्किनर ने। ये किसने दिया था, BF स्किनर ने। यह था चूहों पर आधारित सिद्धांत था, ठीक है। चूहों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो आर टाइप लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं। 3 चीज़ें हो गई आपकी, चूहों पर आधारित, आर टाइप लर्निंग थ्योरी, VF स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अब इन्होंने जो पुनर्बलन का जो कंसेप्ट दिया था, 2 तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो पुनर्बलन के बारे में इन्होंने चर्चा की। तो अगर पुनर्बलन का कंसेप्ट आ सकता है आपके एग्जाम में तो आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देना है। पुनर्बलन अगर आता है तो आपको BF स्किनर को टिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मतलब बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपका IMP क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवन का जन्म माना जाता है। अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो जन्म पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि आपको जन्म याद करना है। पहले तो सबके जन्म याद करना ही एक टफ टास्क होता है। तो इसका आंसर है 8 अप्रैल 1873। इसका राइट आंसर है। अगर आपको याद होते हैं तो अच्छा है, और अगर आपको नहीं याद होते हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक बार अगर देख के चले जाएंगे। 8 इसमें 2 बार आ रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। 8 की जगह पे ऐसे इसका होते हैं 8 4 18 17, ठीक है। तो इसको मतलब एक ट्रिक बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 का आधा फिर 8 आ गया। तो अगर आपको याद आ जाता है तो ठीक है, वरना इस टाइप क्वेश्चन अगर 1-2 आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर जो क्वेश्चन आपने किए हैं वही आप उस पर फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सबके जन्म याद करने बैठ गए, तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय स्थापित किया गया। स्थापित नहीं किया गया, मतलब स्थापित स्पेलिंग गलत है वहाँ पे, स्थापित किया गया। तो जब भी अपन मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले संप्रदाय देखते हैं कि मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला संप्रदाय आता है संरचनावाद संप्रदाय, जो दिया गया था। इसको देखो, संप्रदाय जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो अलग हैं, लेकिन जब शुरुआत जब पहले सिद्धांत से करते हैं, जैसे अगर हेलीकॉप्टर जब बना, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की जब जिसने बात की वो पहला माना जाता है। वो बना पाया नहीं बना पाया वो अलग बात है, ठीक है। तो पहला संप्रदाय जब भी आएगा तो वो आएगा संरचनावाद
संप्रदाय, ठीक है, जो दिया गया था विलियम वुंड के द्वारा, ठीक है, इसको किया गया था प्रथम संप्रदाय कहा गया था। फिर इसके बाद दिया गया था प्रकारवाद, जिसको बोलते हैं कार्यवाद। फिर इसके बाद दिया गया था व्यवहारवाद संप्रदाय। फिर और संप्रदाय आए, ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय आया, फिर प्रेरकीय संप्रदाय आया। तो इस टाइप के संप्रदाय आए। तो पहला सिद्धांत था रचना संरचनावाद सिद्धांत, सॉरी संप्रदाय, इसको बोलते हैं निर्माणवाद या निर्मितवाद। ये इसके नए नाम हैं जो अपन बोल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में मतलब लिखना है एक्स्ट्रा कि संरचनावाद और निर्मितवाद और निर्माणवाद भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि देखते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि होता क्या है? बुद्धि लब्धि जो का सूत्र है 1911 में जर्मनी के स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक बुद्धि परीक्षण पर आधारित है, ठीक है। और जो आधुनिक बुद्धि लब्धि दिया मॉडर्न, वो दिया टर्मेन ने, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहला दिया फर्स्ट, इसको लिख दे रहे हैं हम आपको। फर्स्ट जो दिया वो दिया स्टर्न एंड कुहलमान ने। सन इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लीजिए 1911। फर्स्ट दिया बुद्धि लब्धि के बारे में। लास्ट जो उस पर संशोधन किया मॉडर्न, इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न मतलब लेटेस्ट, वो दिया टर्मेन ने। टर्मेन ने दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दिया MA/CA × 100, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धि लब्धि मतलब इसको बोलते हैं IQ, ठीक है। किसका IQ कितना है वो उसके पर आधारित हमने फॉर्मूला दिया। अब MA/CA का मतलब क्या होता है? MA का मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। जी जिसकी जो मानसिक आयु रहती है वो दी जाती है और वास्तविक आयु जो दी जाती है, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है, अलग है और वास्तविक आयु अलग है, तो ये IQ टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MA/CA × 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में नहीं आता है। फ्रेंड्स अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था वो किया था समायोजन की कौन सी विधियाँ थी? प्रत्यक्ष विधियाँ थी। कौन सी विधियाँ थी? प्रत्यक्ष विधियाँ थी। ये है अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो वहाँ प्रयासों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, वहाँ पर अब देखो समायोजन की हमने अभी बढ़ी थी प्रत्यक्ष विधियाँ, उसमें क्या था? प्रयासियों की संख्या बढ़ाना, ये था आंसर, ठीक है। ये था प्रत्यक्ष विधि। अब अप्रत्यक्ष विधि में नहीं है तो यही नहीं है, तो बाकी तो होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आपका D आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि ये होती हैं। प्रत्यक्ष विधि प्रयासों की संख्या बढ़ाना, समझौतावादी उपाय अपनाना, समर्पण की कोशिश करना या सही चुनाव का निर्णय लेना, तो ये होगी प्रत्यक्ष विधि। तो ये कहाँ में आ जाएंगी? ये अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे। ये काय में आ जाएंगे? अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे, और ये आ जाएंगी प्रत्यक्ष में। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार दिए थे। सबसे पहले इनको समझते हैं, थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार। अब थॉर्नडाइक ने जो प्रकार दिए थे वो दिए थे 3, ठीक है, वो दिए थे 3 दिए थे। इन्होंने जो पहला दिया था वो दिया था अमूर्त, ठीक है। पहला जो दिया था क्या दिया था? अमूर्त पर आधारित था, ठीक है, अमूर्त पर आधारित था, ठीक है। एक इनने दिया था मशीन मतलब यांत्रिक, यांत्रिक पर आधारित दिया था, यांत्रिक बुद्धि एक होती है अमूर्त। और जो तीसरी होती है, ठीक है, जो तीसरी इन्होंने दी थी वो फ्रेंड्स हमें अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि तीसरी बुद्धि क्या थी, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको बता दूंगा कि तीसरी इनने क्या दी थी। लेकिन उन्होंने 3 दी थी जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी। पहली थी अमूर्त, एक अमूर्त दी थी, और एक और दी थी यांत्रिक दी थी, और तीसरी हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि इनकी तीसरी बुद्धि क्या थी। तो इनके 3 प्रकार थे, ठीक है, थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
यदि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 12.5 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, MA/CA इंटू 100 IQ निकालना है किसी बच्चे की कि IQ क्या होगा। तो MA/CA ये इसका फॉर्मूला है। MA कितना है 16, वास्तविक आयु 12.5, गुणा करना है कितना 100 का। तो जब इसको करेंगे अपन तो 1 शून्य इधर आ जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ये फ्रेंड 4 ऊपर था, गलत हो गया, फिर से करते हैं, 16 इंटू 100, यहाँ शून्य आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये 4 फ्रेंड्स यहाँ पर है, गलती से कट गया, वो नीचे आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब 160 बटे कितना करना है, 160 बटे कितना करना है 5 करना है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 32, ठीक है। और जब 32 का इंटू करेंगे फ्रेंड्स 4 में, तो ये कितना आ जाएगा 128। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 128। तो IQ कितना हो गया 128 हो गया। ऐसे अपन चेक करते हैं IQ लेवल। अगर किसी बच्चे का हमें IQ निकालना है तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मानसिक आयु, मतलब उस बच्चे की मानसिक आयु किस तरीके की है, और वास्तविक आयु, जैसे आपकी वास्तविक आयु है 8 वर्ष, ठीक है, लेकिन हमने उसकी मानसिक आयु चेक की तो मानसिक आयु उसकी है 4 वर्ष के बच्चे के हिसाब से, तो 4/8 इंटू 100, तो उसका IQ अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, अब विशिष्ट बालक की क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं कि कैसे किया था। तो प्रतिभाशाली भी होते हैं, सृजनशील भी होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े भी होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका एक क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं किया है वो आप ध्यान रखिए, बुद्धि वाला, जो बुद्धि के 3 प्रकार हैं, थार्नडाइक ने दिए थे, वो हम अभी कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो उसका आंसर ज़रूर देंगे, लेकिन पूछना ज़रूर, क्योंकि फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं, तो आपको पूछना ज़रूर है कि बुद्धि लब्धि के 3 प्रकार आप बताइए। तो बुद्धि लब्धि के 2 प्रकार हमें पता है, अमूर्त और एक यांत्रिक, तीसरा हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। 20 क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया। सबसे पहले इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है UGC, आपने बहुत सुना होगा UGC, जो आपकी परीक्षाएं जो मतलब कॉलेज लेवल पे जो मान्यताएं हैं ये देने का काम UGC करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट मतलब जो पारित हो गया। अब ये कब पारित हुआ, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी आपकी ये रखते हैं कि ये जो एक्ट है वो हुआ पास 1956 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 जो एक्ट बना। लेकिन जब 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी थी। मतलब इन्होंने नींव रखी थी कि यार कौन यूनिवर्सिटी इसके लिए वैलिड है और इनवैलिड है। मतलब UGC की जो गाइडलाइन है, ठीक है, जो कॉलेज में किस तरीके से आपको ज्ञान देना है, किस तरीके से आपको कोर्सेस में किस तरीके की चीज़ें, जैसे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, इंजीनियरिंग का कॉलेज आपको खोलना है, तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आपने बोर्ड पे लिख दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं, आप ऐसे खोल नहीं सकते। आपको UGC की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या सुविधा है, आपके पास लैब है कि नहीं है, आपके पास कंप्यूटर की लैब है कि नहीं है। जैसे आप किसी कॉलेज के पास जाते हो तो आपके पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो UGC की गाइडलाइन होती है, आप किस तरीके से उनको फॉलो करते हो तभी आप वो कॉलेज खोल सकते हो। फिर वहाँ से एक टीम आएगी, वो आपको चेक करेगी, हाँ सब सुविधाएं, तो आपको सर्टिफिकेट देगी, तो उसके बाद आप खोल सकते हो। ठीक है, कोई भी खोल सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, MBBS का कॉलेज खोल सकता है, लेकिन आपको पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। जब गाइडलाइन आपके पास हो जाएगी तभी आप कॉलेज खोल सकते हैं। तो इसकी नींव किसने डाली थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से, और इसको जो एक्ट दिया, मतलब सरकार के अकॉर्डिंग ये चलने लगी। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 में पास हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 राइट आंसर। तो टॉप 20 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन मतलब इन टॉप
20 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपको याद करने वाले क्वेश्चंस भी थे। तो आशा करता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपके वीडियोस बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो ग्रुप्स में बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनमें और ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। उनमें और ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो जो संविदा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संविदा का एग्ज़ाम आने वाला है, हो सकता है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम आ सकता है। एक्सपेक्टेड डेट जो कैलेंडर डाला हुआ है उन्होंने 19 सितंबर डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए और जितनी ज़्यादा ज़ोर से तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।